साथियों नमस्कार। 2014 से लगातार आवाज़ें आ रही हैं संविधान को बदलने की, आरक्षण पर समीक्षा करने की, लेकिन क्या वजह है? हकीकत और सच्चाई कोसों दूर है। बहुजन समाज गहरी नींद में सोया है। प्रोफेसर साहब, क्या लगता है ये जो लोग हैं जो मंत्रालयों में बैठे हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि अब नया संविधान आ जाना चाहिए, देश में नए संविधान की मांग है, क्या ऐसे 2, 3, 4, 5 लोगों के कहने से या इनकी चिंता व्यक्त करने से संविधान परिवर्तित किया जा सकता है या होना चाहिए? मांग है पूरे भारत के वासियों के लिए ये बड़ी खुशी का विषय है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बाबा साहब ने इस भारत को दिया। विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न खान पान के लोग जो कहते हैं कि भारत में जो विविधता है वो उसकी ताकत है, लेकिन ऐसी विविधताओं के बावजूद भी अगर ये देश एक है तो उसके पीछे भारत का संविधान है। भारत के टुकड़े होकर के पाकिस्तान बना, भारत बना। आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है, वहाँ संस्थाओं की क्या स्थिति है? देखिए, सवाल ये नहीं है कि खामी किस में है। जब जब भारत के अंदर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होगा, सरकार अपने हित के लिए, अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जब तक इन संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगी तो निश्चित रूप से उन संस्थाओं से दिमाग हटा करके कहीं ना कहीं आप संविधान के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए 3 संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के दबाव में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सरकार का दबाव नहीं होना चाहिए। 2014 में जब मोदी जी बीजेपी के सरकार के रूप में आते हैं तब आप संविधान समीक्षा के ऊपर बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं तब आप संविधान समीक्षा के रूप में बात करते हैं। तो आखिर में क्या कारण है कि जब जब भारत में बीजेपी की सरकारें बनती हैं तो संविधान के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जाता है। बाबा साहब ने खुद ये कहा है कि संविधान में खामियां नहीं है, खामियां हैं सरकारों की नीयत के अंदर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। लेकिन ये उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है बार बार कि डॉक्टर अंबेडकर खुद ये कहते थे कि मैं इस संविधान में आग लगा दूंगा, इतना खराब बना है। देखिए, ऐसा है, किसी भी व्यक्ति ने, बाबा साहब ने संविधान को बाकायदा, देखिए सुनिए, संसद से पहले संविधान सभा है और संविधान सभा में एक एक मुद्दे के ऊपर डिस्कशन है, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, लंबी लंबी बहसें हैं। उन लंबी लंबी बहसों के बीच में जो संविधान सभा ने, उसमें आम सहमति का मुद्दा है ना, तमाम मुद्दों को डिस्कशन किया है ना, तो वो सारी चीजें अगर डिस्कस हो चुकी हैं और भारत के संविधान में कोई भी परिवर्तन कोई राजनीतिक दल नहीं ला सकता, कोई व्यक्ति नहीं ला सकता। उसमें परिवर्तन लाने का अगर कोई है तो प्रावधान कहीं ना कहीं देश की संसद है ना? संसद में दोनों सदनों में कब्जा होने का है। नहीं, आप सुनिए ना, देखिए, ये इतना आसान नहीं है। संविधान की जो मूल स्ट्रक्चर है, उन मूल स्ट्रक्चर के अंदर परिवर्तन आप लोकसभा और विधानसभा कैसे लाएंगे आप, है ना? ऐसे बहुत सारे सवाल है ना। देखिए, कह देने से संविधान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना, संविधान के ऊपर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि जो इस देश के गरीब हैं, जो इस देश के सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, अगर सरकार नहीं चाहती कि उनको उनके संवैधानिक अधिकार दिए जाए, उनके अधिकारों को हरने के लिए कहीं ना कहीं संविधान समीक्षा की लोग बात करते हैं। संविधान समीक्षा भारत में नहीं करेगा कोई भी, बीजेपी की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो। वो संविधान मजबूत है, उस संविधान में अगर किसी भी तरह का कोई आदमी परिवर्तन करने की कोशिश करेगा, निश्चित रूप से भारत में एक बड़ा दलित आंदोलन जिंदा है। दलितों का राजनीतिक आंदोलन कमजोर हो सकता है, लेकिन दलितों का सामाजिक आंदोलन, जो बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और बाकायदा वो सरकार के ऊपर बाकायदा सड़क भी है ना। अगर इस देश में संसद है तो इस देश में एक आंदोलन की जगह सड़क भी है ना। तो अभी सड़क जो है, अभी सड़क तो खाली है ना, है ना, सड़क भर दी जाएंगी ना। तो संविधान इतना जल्दी से परिवर्तन नहीं कर सकती कोई भी सरकार। तो ये क्यों बार बार फिर, मतलब ये कि टेम्पर चेक कर रहे हैं?
ये टेम्पर चेक करना नहीं है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन संवैधानिक संस्थाओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि संवैधानिक जो प्रावधान हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से हो। वो सरकार के हित में ना हो, या किसी वर्ग विशेष के हित में ना हो, या किसी व्यापारी के हित में ना हो। वो जो भी व्यक्ति भारत का वासी है उसके ऊपर संवैधानिक जो अधिकार हैं, देखो कर्तव्य है ना, अगर 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 मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक कर्तव्य भी है ना। अगर आप ये चाहते हैं कि भारत का आम जनमानस जो है, जो संवैधानिक मौलिक कर्तव्य हैं उनका पालन करे, तो उसके अधिकार भी है ना। उनके अधिकारों को देने की जिम्मेदारी सरकार की है ना। सरकार को कहीं ना कहीं सरकार भटकाना चाहती है, सरकार मुद्दे डाइल्यूट कर रही है, भटकाना चाहती है। सरकार का व्यवहार, सरकार जो है वो प्राइवेट है ना, वो उद्योग बन गई है ना। सरकार सड़क नहीं देना चाहती। सरकार ने कहीं ना कहीं सड़क को आपने टोल के रूप में दे दिया। अरे बिजली, पानी, सड़क, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। ये भारत नहीं, पूरी दुनिया की सरकार है। जहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अमेरिका में भी स्वास्थ्य की समस्या कौन देखेगा? सरकार देखेगी ना। तो सरकार का काम सिर्फ व्यापारियों के लिए कानून बनाना नहीं है। सरकार का मतलब है कि भारत का कोई भी व्यक्ति जो उसके अधिकार हैं, जो उनके हितों की रक्षा करना, उन्हीं का काम है। मजदूर के हितों की भी रक्षा करेगा, किसान के हितों की भी रक्षा करेगा, या कोई भी व्यक्ति है। अगर मैंने एजुकेशन ली है, पैसा देके भी एजुकेशन ली है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है ना। अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार रहता तो बेरोजगारी भत्ता देते हैं ना, और वो बेरोजगारी भत्ता 1000 रुपये में नहीं होता है ना। वो कितना बड़ा भत्ता है। तो आप ये देखेंगे कि वहाँ तो आप अमेरिका का वो मॉडल तो आप चूज करना चाहते हैं जो पूंजीवाद की तरफ जाता है, लेकिन उसका एक वर्ग, उसका जो वहाँ की सरकारें हैं, जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है ना। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं सरकार भटका रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा देश में था प्रमोशन में आरक्षण को लेकर, उसका बिल भी फाड़ा गया था संसद में। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल भी कर दिया है, लेकिन उसने एक कंडीशन और लगा दी है कि प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए, लेकिन राज्य सरकारें चाहे तो। क्या आपको लगता है राज्य सरकार की मंशाएं हैं? भारत का ये दुर्भाग्य है कि भारत में जो आरक्षण है वो सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे बड़ा साधन बना। आज इस बात को, जो कल आरक्षण के दायरे में नहीं था, वो भी इस बात को मानना शुरू कर दिया है कि कहीं ना कहीं सामाजिक सशक्तिकरण में आरक्षण का बहुत बड़ा रोल है। और जो आरक्षण के दायरे में नहीं था, जो आरक्षण के ऊपर सवाल उठा रहा था, आज वो खुद आरक्षण के दायरे में आ रहा है। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो सरकारें जिस तरीके से गोलमोल कर रही हैं, ये भी दुर्भाग्य है कि भारत में आरक्षण ने सबसे ज़्यादा न्यायिक हस्तक्षेप अगर किसी व्यवस्था ने झेला है, वो आरक्षण ने झेला है। मेरा मानना ये है कि इस देश की जो न्यायिक व्यवस्था है उसको ये मान लेना चाहिए कि आरक्षण देने से किसी का हित नहीं हो रहा। अगर आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं भारत का व्यक्ति नहीं हूँ? अगर मुझे आरक्षण से नौकरी मिली है तो क्या उसका लाभ भारत को नहीं मिलेगा? अगर मुझे आरक्षण से नौकरी मिली ही गई है तो मेरी क्षमताओं का लाभ क्या राष्ट्र को नहीं मिलेगा? या कोई व्यक्ति अगर आरक्षण से नौकरी पा रहा है तो निश्चित रूप से उसका लाभ कहीं ना कहीं राष्ट्र को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ओबीसी जो एक बड़ा परसेंटेज आरक्षण में रखता है, 27% का रिजर्वेशन ओबीसी को है, कहीं ना कहीं जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं, गुर्जर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, अब तो दबी जुबान में यादव भी आरक्षण की मांग करने लगे हैं। क्या लगता है कि ये समझ पा रहे हैं आरक्षण को, या अभी मंडल को समझने की इनकी अभी मतलब इनको दिक्कत है मंडल को समझने में अभी तक? देखिए, जहाँ तक ओबीसी वर्ग की बात करता हूँ तो जो सामाजिक आंदोलन है उसके दायरे से कहीं ना कहीं अभी ओबीसी वर्ग को लेकर के कहीं ना कहीं संशय है। अपने आप को हिंदू अमरेला, बहुत सारे कारण हैं उसके, बहुत सारे कारण हैं उसके, बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारा जो ओबीसी वर्ग है, जिसके पास बनिस्पत दलितों के ज़्यादा संसाधन है, उम्मीद ये की जाती थी कि वो उसके अंदर सामाजिक आंदोलन मजबूत होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो ओबीसी वर्ग है वो कहीं ना कहीं सामाजिक आंदोलन से दूर है। 90 के दशक में जो जातियां मंडल आयोग के आरक्षण
का विरोध कर रही थी। इन 20-25 साल में ये परिवर्तन आ गया कि वही जातियां चाहती है कि उनको मंडल कमीशन के दायरे में लाया जाए। धीमे धीमे भारत की जैसे जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था खुलेगी, ओबीसी जो वर्ग है वो पढ़ेगा, वो लिखेगा, उसके अंदर सामाजिक आंदोलन पैदा होगा, निश्चित रूप से मांगे निकल करके आएंगी। और मेरा ये मानना है कि अब वो समय आ गया है कि भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए। ओबीसी वर्ग को ये जानने का अधिकार है, उसको ये राइट है कि वो ये जाने कि उसके वर्ग के कितने लोग हैं। क्योंकि ये सच है कि ओबीसी वर्ग की जो आबादी है वो आबादी 54% भारत में है, उसको 27% आरक्षण आप क्यों दे रहे हैं? जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, आप टोटल आबादी आपके पास 15% और आपने उसमें कमजोर वर्गों को दे दिया 8-10% आरक्षण। मेरा मानना यह है कि आप तमाम जो एक वर्ग है जो आरक्षण का विरोध भी करता है, उसको तमाम दायरे को लेके आओ ना। 15% आरक्षण में तमाम सामान्य वर्ग को लेकर के आओ और बाकी 85% जो दलित है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको आप दे दीजिए। तो ऐसे में क्या लगता है कि 2031-32 में डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेज़ों के सामने ये कह रहे थे कि ये ओबीसी हिंदू नहीं है, ये पिछड़े वर्ग में आता है, ये शूद्र समाज हिंदू नहीं है, SC ST ओबीसी हिंदू नहीं है। तो अभी तक समझ में मतलब क्या वजह रही कि ये डॉक्टर अंबेडकर की 31-32-30 में कही हुई बातें आज तक भी लगभग 75-80 साल बाद भी लोगों की समझ में नहीं आ रही हैं? क्या षड्यंत्र है इसके पीछे? बड़ा दुर्भाग्य है कि जानबूझ करके बाबा साहब को एक वर्ग विशेष का लीडर लोगों ने प्रस्तुत किया कि वो दलितों के लीडर हैं। लेकिन आपको ये जान करके बड़ी खुशी होगी कि ये अदर बैकवर्ड क्लास, ये शब्द ही 1928 में बाकायदा एडम स्मिथ के साथ में मिलकर के बाबा साहब ने ये शब्द रखा। और बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन के अंदर अगर उन्होंने ये कहा कि इस देश में जो दलितों की स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि दलितों के साथ साथ कुछ जातियां और भी हैं, उनकी भी गणना होनी चाहिए, उनकी भी स्थिति दलितों से कोई बहुत बेहतर नहीं है। ओबीसी में भी 2 वर्ग हैं, एक लोअर ओबीसी, एक अपर ओबीसी। जो लोअर ओबीसी है उसके पास साधन नहीं है, वो भूमिहीन है, उसके पास कोई साधन नहीं है, उसकी स्थिति भी दलितों जैसी ही है। तो उस समय भी बाबा साहब ने खुद ये कहा और बाकायदा जब कमीशन आया जातियों की स्थिति को जानने के लिए, और कमीशन का पहला पड़ाव अगर आपका महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में कुछ तथाकथित लोगों ने जो अपर कास्ट के लोग थे, उन्होंने बाकायदा भड़काया ओबीसी जाति को कि भाई आप जो है अपना नाम इन लोगों में शामिल ना करो, है ना। और कहीं ना कहीं उनके इन भ्रम का शिकार ओबीसी जाति है। और आप सोचिए ना कि अगर इस देश का दलित 35 में आरक्षण अधिनियम देश की आज़ादी से पहले है ना, 1935 है ना, अगर 1935 में इस देश का पिछड़ा वर्ग आरक्षण में आ जाता तो आज उनकी स्थिति में कितना परिवर्तन आता। तो ये चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा होगा। मुझे ये लगता है कि धीमे धीमे ये जातियां आएंगी पास में, जैसे जैसे वहाँ सामाजिक आंदोलन मजबूत होगा, निश्चित रूप से पिछड़ा वर्ग आएगा। जहाँ जहाँ एजुकेशन है, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, जो पिछड़े वर्ग के पढ़े लिखे लोग हैं वो मानते हैं कि इस देश में सामाजिक आंदोलन कहीं ना कहीं ज़रूरत उधर भी है, और उनको सामाजिक आंदोलन के साथ जुड़ करके ही वो अपने राइट्स ले सकते हैं। तो ये चर्चा बड़ी खूबसूरत चर्चा है मेरी डॉक्टर सतीश जी के साथ में। इस चर्चा के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ओबीसी को अब अपना मन बदल लेना चाहिए, उसके आने वाले भविष्य की तरफ, उसके आने वाले बच्चों के भविष्य की तरफ उसको देखकर संविधान का साथ पकड़ना चाहिए, या वहीं आडंबर और पाखंड में लिप्त रहना चाहिए? ये तय करना है आपको। आपके बच्चे कांवड़ लेने जाएंगे या इंजेक्शन लगाते हुए, सफ़ेद कपड़े पहनते हुए, इंजीनियर बनते हुए आप उनको देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।